राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़े पिता की अनोखी वसीयत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। रामनाथ जी अपने कमरे में अपनी पत्नी सावित्री जी के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हाल चाल सुना रहे थे कि इतने में ही बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दे दीजिए। तो पिताजी बोले, अरे रे क्या हो गया? तो बेटा बोला, कुछ नहीं, बस पिताजी 15,000 रुपये चाहिए थे। आपको तो पता है पिताजी, मेरी कार की रिपेयर करवानी है। तब रामनाथ जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, और अपनी पत्नी से कहते हैं, सावित्री जरा चाबी तो देना। सावित्री जी अपनी कमर में से चाबी का गुच्छा निकालकर अपने बड़े बेटा को दे देती है। तभी छोटा बेटा भी आ जाता है और कहता है, बाबूजी बच्चों की फीस भरनी है, जरा 20,000 रुपये चाहिए, जरा दे दीजिए, मेरी तनख्वाह अभी आई नहीं है। तब जो रामनाथ जी कहते हैं, बेटा जब आएगी तो आपको वापस कर दूंगा। तो रामनाथ जी सब जानते थे, सब समझते थे कि बेटा बोल रहा वापस करने के लिए, लेकिन कौन वापस करता है। दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यही सोचकर रामनाथ जी चुप रह जाते। क्या फर्क पड़ता है तो दोनों बच्चे अपने ही। वैसे तो रामनाथ जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण पूछ भी बैठते थे तो बच्चे कहते, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? इस पर रामनाथ जी ठहाका लगाकर हंस देते और सावित्री जी हमेशा उन्हें टोकती कि बच्चों पर सब कुछ मत लुटाया करो जी। और रामनाथ जी नहीं मानते थे पत्नी की बात, कहते, अरे सावित्री तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान है। लेकिन सावित्री कहती, अपने बुढ़ापे के लिए भी तो सावित्री की बात काटकर रामनाथ जी कहते, अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तू मत कर, अपने दोनों बेटे बड़े होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। सावित्री जी चुप रह जाती, लेकिन मन में कहीं ना कहीं विचार तो चलते ही रहते थे। सोचती, आप भी कितने भोले हैं, आज के जमाने में अपने लिए कुछ ना कुछ अवश्य बचा कर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं तो पराए घर से आई हैं, और वैसे आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। यह सब विचार करते हुए सावित्री जी एकटक अपने पति को देखती रहती हैं। इतने में ही रामनाथ जी चुटकी बजाते हुए जो सावित्री जी की विचार श्रृंखला को जो भंग कर देते हैं। सावित्री जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आ गई। रामनाथ जी बोले, अरे भाग्यवान, कहाँ खो गई? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद बना लूं? रामनाथ जी चुटकी लेते हुए कहने लगे, अरे आप तो ऐसे ही कहोगे। सावित्री जी कहने लगी, आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं राजू को आवाज देती हूँ, वो बना देगा। दरअसल सावित्री जी ने रसोई घर और दूसरे कामों के करने के लिए 16-17 साल का नौकर राजू रखा हुआ था, ताकि बहुओं पर काम का बोझ न पड़े। फिर इस उम्र में वे खुद भी तो ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। सावित्री जी बोली, और वैसे भी चाय बनानी आती भी है आपको, खुद बनाएंगे। तब रामनाथ जी कहने लगे, श्रीमती जी मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं, चलो आज तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए रामनाथ जी रसोई में जाकर चाय बनाने लगे। इतने में राजू आ गया और बोला, अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ, मैं चाय बनाता हूँ। तब रामनाथ जी बोले, अरे नहीं, आज की चाय मैं बनाऊंगा और तुम्हें भी पिलाऊंगा। कहते हुए रामनाथ जी जो चूल्हा जलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए जो गाना भी गाने लगे, और बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बहुत ही मुश्किल से रोक कर खड़ी थी। शाम को सावित्री जी और रामनाथ जी रोज की तरह सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। सावित्री जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें रामनाथ जी जैसा
सुलझा हुआ इंसान मिला। पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को भी अपनी ही नजर लग जाती है। अभी थोड़ी ही दूर निकले थे तो देखा सामने से एक तेज गति की कार बेकाबू होकर उनकी तरफ आ रही थी। तब तक वो कुछ समझ पाते, इससे पहले ही कार ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो सावित्री जी ने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया और देखा एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने उठते ही रामनाथ जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि रामनाथ जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज्यादा चोटें आई थी, जिस कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। इतना सुनते ही जानकी जी ड्रिप उतारकर एक तरफ फेंक देती हैं। चोटें लगने के बावजूद वह उठकर खड़ी हो गई और चल पड़ी। आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाता। नर्स और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज लगा रहे थे और सावित्री जी को तो जैसे अपने कानों से कुछ सुनाई देना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ रामनाथ जी की प्यार भरी बातें उनके कानों में गूंज रही थी। रामनाथ जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर सावित्री जी उन्हें देखती रह गई। कुछ देर पहले जो रामनाथ जी उनके साथ हंसते बतियाते सैर पर निकले थे, अब वो हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े थे। सावित्री जी खुद को संभाल नहीं सकी और कहने लगी, उठिए ना, देखिए आपके सहारे तो मैं जिंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। अब आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा जी। कहते कहते सावित्री जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफी कमजोरी आ गई थी। सावित्री जी को हॉस्पिटल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। रामनाथ जी की चिंता में सावित्री को लगी हुई थी। रामनाथ जी की चिंता में सावित्री घुली जा रही थी और अपने पति के साथ बिताए मीठे पलों को वह याद कर रही थी कि इतने में ही आवाज आई, बड़ी माँ। तब उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर राजू खड़ा था। सावित्री जी की ऐसी हालत देखकर जो उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला, खाना खा लीजिए बड़ी माँ। सावित्री जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। राजू बोला, सब लोग घर चले गए थे बड़ी माँ, तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं, तो आपका हालचाल जानने के लिए मैं आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया हूँ। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। राजू का प्यार देखकर सावित्री जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उनके दुख में कोई तो उनके साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इतने में नर्स अंदर आई और बोली, सावित्री जी, आपके पति को होश आ गया है। राजू उन्हें रामनाथ जी के पास लेकर गया। रामनाथ जी होश में तो थे, परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। यह देखकर सावित्री जी दर्द और चिंता से भर गईं, लेकिन अपने पति के सामने वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए तुरंत अपने दुख को अपनी आंखों में समेटकर रामनाथ जी की ओर देखकर वो मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। अब आप जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वे दोनों घर तो आ गए, लेकिन रामनाथ जी अब व्हील चेयर पर आ चुके थे। वे चलने फिरने में अब असमर्थ थे। घर आने के बाद जैसे सावित्री जी और रामनाथ जी की जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों अब उपेक्षा की नजरों से देखे जाने लगे। बच्चों को अपने माता पिता ही बोझ लगने लगे। रामनाथ जी की दवा पानी सब सावित्री जी करती थी। एक दिन राजू किसी काम से बाजार गया था तो सावित्री जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा, अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। तो छोटी बहू ने टका सा जवाब दे दिया, माँ जी, हमें और भी बहुत सारे काम हैं और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही थी, हम तो जो किसी किट्टी पार्टी में भी नहीं जा पाए। आप यह काम खुद ही कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। कहते हुए बहू तैयार होकर किट्टी पार्टी में चली गई।
कभी सावित्री जी बेटों को दवा या फल लाने के लिए कहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर बेटे इनकार कर देते। बेटों का साथ देने के लिए बहू भी उनके साथ में आ जाती थी और कहती, माँ जी कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सोच समझकर जो बात किया करो खर्चे की। इन तीर भरी बातों से माँ सावित्री का कलेजा छलनी हो जाता। मन ही मन वो जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली बहुएं ही तो हैं। सावित्री जी सोचने लगी, यही बेटे जो छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे और अब बाबूजी लाचार हो गए हैं तो बाबूजी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए हैं। बेटे बहू की जली कटी सुनकर जब सावित्री जी कमरे में आई तो देखा रामनाथ जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रामनाथ जी सावित्री को देखकर बोले कि मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटों ने हमारी परवरिश को ही नकार दिया। लेकिन सावित्री तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए सावित्री जी बोली तो राजू जो पास में खड़ा सब बातें सुन रहा था। तो सावित्री जी बोली, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी बड़ी माँ, क्या पता उन्होंने ले ली हो चाबी। यह सब सुनते ही सावित्री जी चौंक गईं, लेकिन खुद को संभालते हुए बहुओं के पास सावित्री जी पहुंची और बहुओं से पूछने लगी, बहू वो तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? तो बड़ी बहू तो जैसे तैसे तैयार ही खड़ी थी चिल्लाने के लिए, बोली, माँ जी आप तो पैसा लुटाने में ऐसे लग गई हो जैसे कि पैसे पेड़ पर उग रहे हो। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसे को कैसे बचाना है यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहुओं का बेशर्मी भरा जवाब सुनकर सावित्री जी हैरानी से दोनों बहुओं को देखती रह गई। अगले दिन सावित्री जी जब सोकर उठी तो देखा रामनाथ जी को थोड़ा बुखार था। जाकर बेटों से सावित्री जी ने कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, उन्हें बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में ही छोटे बेटे का जवाब था, माँ गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आपको तो पता ही है घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है, ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर घर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आ गया और बोला, माँ आप समझती क्यों नहीं हो, हम लोग नौकरी पेशा हैं, इतना समय हमें नहीं होता कि ये फालतू के काम करते फिरें। राजू को बोलकर ऑटो बुलवा लो और उसी से ले जाइए पिताजी को। और सावित्री जी अपने बेटों के ऐसे बोल सुनकर अपमान का घूंट पीकर चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा। इतने में राजू ने आवाज लगाई, आइए बड़ी माँ, मैं ऑटो बुलाकर ले आया हूँ। जाते हुए सावित्री जी ने राजू से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे दवा और फल लाने के लिए। तब राजू कहने लगा, बड़ी माँ मैंने पैसे उठा लिए, तनख्वाह में से जो कुछ बचे थे पूरे हो जाएंगे। कहते हुए राजू बाबूजी की व्हीलचेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो राजू नौकर था, लेकिन सावित्री जी और रामनाथ जी की सेवा उनके बच्चों से भी ज्यादा वह करता था। ऑटो में सावित्री जी, राजू और रामनाथ जी बैठकर हॉस्पिटल चले गए। रास्ते में सावित्री जी राजू से कहने लगी, राजू मुसीबत में जब अपनों ने ही पल्ला झाड़ लिया तब तूने अपनों से भी ज्यादा ख्याल रखा है। तब राजू बोला, बड़ी माँ
मेरे बचपन से ही माँ बाप नहीं थे। मेरे दादाजी और दादी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अब वो भी चल बसे। मुझे तो आप दोनों में ही अपने माता पिता की परछाई नजर आती है। राजू की आंखों में आंसू आ गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने रामनाथ जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई। राजू ने सब अच्छे से समझ लिया और वापस घर आते हुए रास्ते में ऑटो रुकवाकर राजू दवाइयाँ, फल और जरूरी सामान ले आया। राजू ने उनके खाने पीने का खास ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में रामनाथ जी की तबीयत ठीक होने लगी। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो एक दिन बाबूजी ने अपने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया और दोनों वो बेटे कहने लगे, बाबूजी आपको तो कोई काम धंधा नहीं है और आप सारा दिन हमें भी परेशान करते रहते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने कमरों से बाहर तो आ गए। सबने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ और बाबूजी के साथ दो अनजान शख्स बैठे हुए थे। रामनाथ जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तो रामनाथ जी बोले, तुम लोगों को शायद पता नहीं, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है, उसी अवसर पर यह सारा इंतजाम किया है। कहते हुए रामनाथ जी ने सावित्री जी के साथ केक काटा। सावित्री जी को एक गिफ्ट पैक उठाकर देते हुए बोले, लीजिए श्रीमती जी, आपकी अपनी पसंद की महंगे वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या हुआ? हैरान हो गए। और इस लाचार निठल्ले बुढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? चलो आज आप लोगों को मैं सरप्राइज दिए देता हूँ। रामनाथ जी अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय करवाया। बोले, ये मेरे वकील दोस्त हैं दामोदर जी, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलवाया है, और ये हैं दीनदयाल जी, जिन्हें मैंने यह मकान 1,20,00,000 में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी, बेटा और बहुओं के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन वो कहने लगे, बाबूजी आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी रामनाथ जी बोले, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई और किसी की हिम्मत नहीं कि आज उन्हें रोकने की। रामनाथ जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटे और बहुओं को बेदखल करता हूँ। उस पर आज से राजू का हक होगा, वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान के बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते पोतियों के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा, और बाकी की आधी रकम से मैं एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं और मेरी पत्नी और राजू तीनों रहेंगे। मेरे पोते पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जब रामनाथ जी बोले, तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है बेटा, अपने रहने का इंतजाम कहीं और करने के लिए, क्योंकि 10 दिन बाद इस घर पर दीनदयाल जी का हक होगा। मैं अभी तक इसी भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो बेकारी भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिक का जो हमें ऐसा दुख दिखाया, जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी। मुसीबत के समय भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा था। अरे मैं कब से इस दुनिया से कूच कर गया होता, तुमने तो अपने लाचार बेकार अपाहिज शरीर के साथ अपने पिता को जीते जी मार दिया। सब मेरी पत्नी और राजू की सेवा का फल है जो आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। असल में बेटे का फर्ज तो सिर्फ राजू ने ही निभाया है। तब बेटे बोले, पिताजी वह तो नौकर है, उसे नौकर की जगह पर रखिए, आपके बेटे तो हम हैं। बड़े बेटे की बात सुनकर रामनाथ जी बोले, बंधी हुई तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है इसे मैंने, लेकिन इसने तो जीवन दान दिया है मुझे। मेरी पत्नी के बुढ़ापे की लाठी बना है ये राजू, तुम इसे नौकर बोल रहे? अब तो दोनों बेटे बहुएं माँ जी के पैरों में गिर पड़ी और बोली, माँ जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप ही पिताजी को कुछ समझाइए, हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं।
फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये भी तो जरा सोचिए। अब सावित्री जी बोली, बहुओं को माँ जी से तो थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन सावित्री जी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, यह बात तब याद क्यों नहीं आई बहू, जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं और तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। माँ पिताजी की हिम्मत देखकर आज दोनों बेटे और बहू भौचक्के रह गए। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में रामनाथ जी ने लिखा था। बेटे और बहुओं को अपने किए की सजा मिल चुकी थी और उनको, दोनों बेटे और बहुओं को सबक भी मिल गया था। राजू ने सच्चे दिल से रामनाथ और सावित्री जी की सेवा की, इसलिए रामनाथ जी ने राजू को अपना बेटा मान लिया और वसीयत उसके नाम कर दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।